बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन ही। इस उम्मीद के साथ क्या खैरियत से हैं। आपके नए वीक का आगाज हो चुका है। 5 दिन सबसे ज्यादा स्लो गुजरते हैं, यानी कि मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे को पता नहीं कौन सा पांचवा गियर, पता नहीं कौन सा स्पोर्ट्स मोड लगता है। ऐसा लगता है कि ये दिन कभी आए नहीं थे। मतलब गुजर जाते हैं लिटरली। आपको सैटरडे को फील आने लगती है कि वीकेंड है, तो संडे आ जाता है, और संडे तो ऐसे गुजरता है अपने काम काज में कि समझ ही नहीं आती। सो स्टिल जी, आई होप यू गाइस हैड अ ग्रेट वीकेंड, और ये वीकेंड फिर आएगा। At least you had a great weekend. At least I had a lazy weekend actually. और जब भी आपके कोई काम पेंडिंग रह जाए और वो ना होना, तो वो बड़ी अजीब सी उलझन चल रही होती है। आई एम वन ऑफ दोस्त जिनके काम पेंडिंग ही पड़े रहते हैं। खैर जी, अल्लाह करे हफ्ता आपका अच्छा गुजरे इस दुआ के साथ। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो गया इस हफ्ते के अंदर, और ये जो कमिंग वीक है इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है। खास तौर पे कल का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही 2 दिन ऐसे हेरा फेरी पड़ी है। हाँ, कल चेंज ऑफ कमांड होने वाली है, और बहुत जब चेंज ऑफ कमांड होती है तो आपको पता है दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स इन पाकिस्तान। 2 इवेंट सबसे बड़े होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली और एक आर्मी चीफ की तब्दीली। खैर, इस पे तो हम कल बात करेंगे। फिल वक्त हम थोड़ा सा कुछ लाइटर मोड के ऊपर बातें करेंगे। लाइटर नोट पे अच्छी बात करने से पहले तार साहब की सेहत के हवाले से हमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रही थी कि तार साहब की तबीयत कैसी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज डूइंग रियली वेल। उनको दिल की तकलीफ हुई थी, बट स्टिल डॉक्टर्स ने कहा है कि ही इज डूइंग वेल, और इंशाल्लाह वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और तार साहब ने भी, हमने भी और हमारी टीम ने भी उनको मैसेजेस पहुंचा दिए हैं। जितनी भी दुआएं मौसूल हो रही थी, तो उन्होंने आप सबके लिए ये मैसेज दिया है कि सब लोग जिन्होंने उनके लिए दुआएं की है, उनकी जो सेहतयाबी के लिए दुआएं की है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है, उन सब की दुआओं और विशेस का बहुत बहुत शुक्रिया। तार साहब से हमारी बात भी हुई, टीम की कांटेक्ट मुसलसल रही है। सो ही इज माशाल्लाह डूइंग वेल। उनकी तबीयत अब काफी बेहतर है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बिल्कुल, और उन्होंने खुद भी कहा भी इतनी हाइप ना क्रिएट करें, मैं ठीक हूँ। जिस तरह उनका रवैया है ना, उसी तरीके से उन्होंने आप सबको मैसेज दिया। एंड ऑब्वियसली ही नोज कि हाउ मच वी लव हिम। तारड़ साहब, गेट वेल सून सर। अल्लाह आपको बहुत जल्दी सेहत दे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अब हम तारड़ साहब को अच्छी खबर सुनाते हैं। वो ये है, इफ ही इज वाचिंग, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के साथ खेलने जा रही है, और खबर ये है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कल हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे चलती नजर आई, कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल, इंग्लैंड की टीम कुछ 17 साल के बाद टेस्ट टीम आई है, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। और ये जो प्रैक्टिस मैचेस आए हाय फंबल। अच्छा जी, प्रैक्टिस मैचेस जो है वो कल पिंडी स्टेडियम में हो रहे थे। इमरान के मुताबिक इस्लामाबाद क्लब में भी कुछ मैचेस जारी हैं। पहले प्रैक्टिस करे थे, प्रैक्टिस करे से। सो या इंग्लैंड की टीम खेलेगी, और ये मैचेस मुल्तान में, पिंडी में, और कहाँ होने वाले? कराची 3 जगह पर होने वाले हैं। लाहौर नहीं हो रहा, लाहौर नहीं हो रहा। लाहौर लकीली बंद करा, लाहौर लकीली नहीं हो रहा, क्योंकि लाहौर में जब मैचेस होते हैं भी हमारा रास्ता बंद हो जाता है। खैर, बड़ा अच्छा। और ये जो इस्लामाबाद क्लब वाला, आपको पता है ये बड़ा अच्छा स्टेडियम है, ये इस्लामाबाद क्लब की मैनेजमेंट ने बनाया है, एंड इट्स वेरी नाइस। मतलब प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ही अच्छा, और पाकिस्तान टीम ने इसको आबाद भी कर दिया। शुक्र है ऑल्टरनेटिव था हमारे पास, वरना तो एक जलसा और आ गया तो पिंडी स्टेडियम बेचारा तो ब्लॉक ही हो जाता है, तो बड़ा मसला हो जाता है। खैर, व्हाट नेक्स्ट वी हैव, यू हैव द रनडाउन। हाँ, मेरे पास है, आपको मैं साथ साथ अपडेट कर रही हूँ। और जनाब, फैंस के पिक्चर्स भी ली बाबर आजम ने इन मैच सेशन के दौरान। मैच मैसेज मिक्स हो रहा है, सॉरी गाइस, लेकिन हाँ, मेक श्योर कि मैं इसको मैच ही बोलूं। अच्छा जी, ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं। बाबर आजम ने फैंस के साथ जब वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, तो कुछ पिक्चर्स ली गई। तो फैन मोमेंट तो कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे मैचेस के अंदर, प्रैक्टिस मैचेस के अंदर बाबर आजम इस प्रैक्टिस की सबसे बड़ी हाईलाइट पता नहीं हमारे पास है या नहीं, वो थी एक बाउंसर जो अजहर अली को मारा हारिस रऊफ ने। अच्छा। और वो ट्रेंड किया, मैप तो है कि, और किसी ने लिखा हुआ था कि हारिस रऊफ साहब ये हमारे अपने प्लेयर हैं, और ये प्रैक्टिस चल रही है। वो बड़ा जबरदस्त बाउंसर था, उनको सर पे लगा, और उसके बाद फिर उनको ट्वीट करना पड़ा कि ही इज ऑल राइट, वो जख्मी नहीं हुए, लेकिन वो बड़ा खतरनाक था। हारिस पता नहीं किस जोन में चल रहे थे, उन्होंने अजहर अली को ही मार दिया बाउंसर, लेकिन वो बहुत खतरनाक बॉल थी। लेकिन थैंक्स गॉड ही इज सेफ, और वो खेलते हमें नजर आएंगे, और वो एक रेत की दीवार साबित नहीं होंगे, एक पक्की दीवार साबित होंगे, जो वो साबित होते हैं अजहर अली, जो उनका खासा है। अच्छा जी, और आगे अब हमारे पास सियासत की बात होती है। अब हमने बड़ी अच्छी अच्छी खबरें दे दी, अब जरा सियासत पे बात करते हैं। आज की बड़ी खबर अच्छा जी, सियासी रसाकशी है, रुके नहीं दे रही। इसमें हुकूमत भी है, तहरीक इंसाफ भी इस वक्त बज़िद है। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत से निकलने के बाद 25 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल दी। आपको मालूम है खासी कारगर साबित न हुई, एक नाकाम लॉन्ग मार्च था जिसका इतराफ़ खुद इमरान खान ने किया। एक बार फिर कॉल दी
और कहा कि अब की बार हम खसो खाशाक की तरह बहा के ले जाएंगे अशराफिया को। नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ। 28 अक्टूबर को लाहौर से ये मार्च शुरू हुआ, एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, इमरान खान साहब इसमें ज़ख्मी हो गए, जिससे डेफिनेटली इसके मोमेंटम पे फ़र्क ज़रूर पड़ा। फिर उसके बाद ये लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ मनाजिल तय करता हुआ इमरान खान के बगैर 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचा और फिर इमरान खान ने रावलपिंडी में इसको ज़ख्मी हालत में ही ज्वाइन किया बिकॉज ही इज़ नॉट रिकवर्ड जब से उनके ऊपर हमला हुआ था। इमरान खान ने यहाँ पर खिताब किया, इस खिताब में एज़ यूजुअल हुकूमत को आड़े हाथों लिया, एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की, जुडिशरी पर भी तनकीद की। आगे बढ़ते बढ़ते जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी इमरान खान जाते जाते जो दे गए, जिसको मैंने कम से कम कहा था कि इमरान खान का फॉर द टाइम बीइंग एक सिक्सर है, वो ये कि उन्होंने कहा कि हम तमाम असेंबलियों से निकलने जा रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से निकलने का ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने। लॉन्ग मार्च के बाद इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर, ट्विटर यानी सोशल मीडिया वेबसाइट पर लिखा कि जब तक हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर लेते हमारी तहरीक जारी रहेगी। मैं उन तमाम लोगों का मशकूर हूं जो कल हमारे रावलपिंडी आज़ादी मार्च में इतनी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अब सर जोड़ ली और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। असेंबली में इजलास जारी है और इसके लिए वजीर आला पंजाब और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी जमा करवाई जा सकती है, जिसके बाद दोबारा वोटिंग के लिए अलहदा इजलास बुलाया जाएगा। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपना एक वीडियो बयान दिया और कहा कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की इमानत है, हम वज़ादार हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की देर नहीं होगी। इस्तीफे दिए तो शहबाज शरीफ की 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। ये क्या बात कर दी आपने, क्या ये शहबाज शरीफ का क्या बात कर रहा है। खैर सवाल अब ये पैदा होता है कि इमरान खान अपनी हुकूमत अमली में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान की इस सियासी चाल को रोकने में कामयाब होगा या नहीं। फिल वक्त इजलास जारी है और कल की ब्रेकिंग न्यूज ये भी थी कि हमजा शहबाज हमें नजर आ गए बहुत अच्छे। हाँ, वो कल नजर आ गए टेलीविजन पे, वजीर आला थे तब नजर आए थे, फिर नहीं आए, कल फिर आ गए। इस वक्त हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, सीनियर हैं, उनसे हमने बात करनी है, उनसे हम सियासी तौर पे जरूर जानेंगे कि वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। लेकिन कंवर दिलशाद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे हम जरा थोड़ा सा टेक्निकली जाहिद साहब आपकी इजाजत से जान लेते हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है इस सारे मामले का। बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो थोड़ी सी ये गुत्थी सुलझाइए हमें, हम फिर उसी दोराहे पे या चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं, जो अदम एतमाद का सिलसिला है एंड ऑल दैट। क्या अदम एतमाद अब लाई जा सकती है? और उससे पहले हमें ये तो मालूम है कि अदम एतमाद आ जाए तो फिर असेंबलियां नहीं तोड़ी जा सकती, तो इसका कानूनी तौर पे इसका क्या हवाला है, क्या एंगल है, जरा बताइएगा। आईनी और कानूनी तौर पर जब सूबाई असेंबली का इजलास जारी हो तो उस इजलास के दौरान जो है वो तहरीक आदमी एतमाद पेश नहीं की जा सकती। ठीक, ये कानूनी पोजीशन है। आइन का आर्टिकल 112 यही कहता है कि जब, इसीलिए ये एक बड़ी हिकमत अमली के तहत पंजाब असेंबली मुसलसल 4 महीने से चल रही है, कोई कानून साजी नहीं हो रही, लेकिन अपनी तहरीक आदमी एतमाद बचाने के लिए वजीर आला के खिलाफ और स्पीकर सूबाई असेंबली के खिलाफ तहरीक एतमाद को रोकने के लिए ये इजलास बाकायदा मुसलसल 4 महीने से जारी है। लेकिन इसके साथ साथ कल जैसे परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैं 1 मिनट में असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा, ये उनका इख्तियार नहीं है। अच्छा, इतने बड़े सियासतदान को ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। और ये कहना कि ये इमरान खान की इमानत है, ये इमरान खान की इमानत नहीं है, ये 12 करोड़ आवाम की इमानत है। ये पंजाब में 12 करोड़ आवाम के वोटरों के जरिए सूबाई असेंबली जो है उसका इंतखाब हुआ था, उसी के तहत ये वजीर आला हैं, स्पीकर है या असेंबली है। उनको ये कहना कि इमरान खान की इमानत है, इमरान खान की जागीर नहीं है, ये परवेज इलाही की भी जागीर नहीं है, इमरान खान की भी जागीर नहीं है, ये 12 करोड़ आवाम इसके मुआफिल हैं। ये परवेज इलाही साहब का लफ्ज इंतहाई नापसंदीदा है और इंतहाई खुशामदाना लफ्ज है। सही। नंबर 2, अगर परवेज इलाही साहब ने असेंबली डिसॉल्व करने के इख्तियार लाजमी है, आइन के आर्टिकल 112 के तहत वो रेफरेंस भेजेंगे, एडवाइस भेजेंगे गवर्नर पंजाब को। लेकिन इससे पहले इमरान, हम ये परवेज इलाही को बताना चाहते हैं कि इससे पहले वो जो उनके मेंबर हैं सूबाई असेंबली के 10, जिनमें बाप बेटा छोड़ दें, जो 8 सूबाई असेंबली के मेंबर हैं, उनकी मशावरत के बाद वो गवर्नर को भेजेंगे अपनी एडवाइस। अब अगर गवर्नर साहब को ये इख्तियार है कि 48 घंटों में
वो अगर उसका एडवाइस को एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो एक्सेप्ट ना करेंगे तो 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिक सूबाई असेंबली तहरील हो जाएगी। लेकिन उसके फौरन बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको रेफरेंस दाखिल हो जाएगा अपोजिशन की तरफ से कि ये बदनीति के तहत, बदनीति के तहत ये सूबाई असेंबली डिसॉल्व की जा रही है। और ये कहना कि इमरान खान की इमानत है, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट पूछेगी परवेज इलाही से कि उसकी इमानत कैसे हो गई। ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट में आएगी। सुप्रीम कोर्ट के टेक्निकल ऑर्डर के तहत ये सूबाई गवर्नमेंट बनी है, वैसे ही कानूनी तौर पर ये सूबाई असेंबली का जवाब नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो अवामी वफादारी है वो मुकद्दम होनी चाहिए, जाती वफादारी या पार्टी वफादारी ज्यादा। कंवर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम मामले पे। हमारे साथ मौजूद थे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनसे हम बात कर रहे थे। इसके बाद जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। अभी जिस तरह से कंवर दिलशाद साहब ने बताया कि अगर पंजाब असेंबली का इजलास जारी है तो उस इजलास के अंदर अदम एतमाद नहीं ला जा सकती, और जिस तरह से परवेज इलाही साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी है, ये भी किसी तरह पे जस्टिफाई नहीं है कि ये असेंबली जो है इमरान खान साहब की इमानत है। क्या कहेंगे इस हवाले से? और ये जो सियासी जोड़ तोड़ एक बार फिर इमरान खान साहब ने जो एक सरप्राइज दिया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो टेक्निकल इश्यूज हैं कि किस तरह से जो है वो एक असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। और मेरा ख्याल ये है कि इसमें कंवर दिलशाद साहब ने अच्छी तरह रोशनी डाली। असल मसला सियासी का है। देखिए, इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है उसमें कोई हतमी फैसला नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमने फैसला कर लिया है कि कल या परसों जो है या एक हफ्ते में असेंबलियों से हम इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा है कि इस पे मैं मशवरा करूंगा। तो मतलब ये कि ये ओपन एंडेड एक चीज मौजूद है। अगर ये फैसला कर लेते तो आज जो है फिर आज इतना वक्त नहीं दरकार था कि वो असेंबलियों को डिसॉल्व कर देते। इनकी दो जगह तो है इनकी, केपी में और पंजाब में। लेकिन ये मेरा ख्याल ये कि ये चीज जो है वो ड्रैग ऑन करेगी। ये कल या परसों इसका फैसला होने नहीं जा रहा है। इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी वो उसका कल्मिनेशन जो है वो पिंडी में था, और उनको उन्होंने जाहिर इस तरह से किया था कि ये आखिरी फैसला कौन लड़ाई होगी, और उसके बाद जो है वो इस पोजीशन होंगे कि मरकजी हुकूमत को दबाव में ला सकेंगे। लेकिन ये वो नहीं हुआ। तो इस लिहाज से जो उनका एक जो एलानिया था कि जो है हम असेंबलियों से निकल जाएंगे, वो इस चीज को था कि वो उस मोमेंटम को जो उन्होंने शुरू किया है उसको बरकरार रख सके, लोगों को मुतहर्रिक रख सके। लेकिन ये खुद ये इनके लिए डेड एंड भी साबित हो सकती है। ये इतना आसान नहीं है। ऐसा लग रहा है साहब डेड एंड ही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खान साहब का ये कैसा है, आपने कहा कि ये तो बात की बात है कि वो करते हैं या नहीं करते, मुशावरत है, लेकिन अगर ये फैसला वो कर बैठे हैं तो आपके ख्याल में, आपकी सियासी बसीरत में ये फैसला कैसा है इमरान खान का? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि ये फैसला सिर्फ ये जो है वो अपना आप को जो है इस एक तहरीक को, ये एक मोमेंटम को आगे रखने का है, लोगों को मुतहरिक, अपने जो सपोर्टर्स है उनको मुतहरिक रखने का है। लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं है। देखिए, अगर फैसला हो चुका होता, जैसे उन्होंने परवेज इलाही साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ कि अभी बहुत सारा ऐसा फैसला तय करना है इमरान खान साहब को जब ये फैसला कर सकेंगे। देखिए, इतना आसान नहीं होता है कि जो है आपने कल कहा कि जब हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और वो सब के सब मेंबरान जो है आपसे मुत्तफिक हो जाएंगे। पंजाब में एक बहुत बड़ा मसला रहेगा। पंजाब में जो अक्सरियत इस हुकूमत की है वो 10 वोटों की अक्सरियत है, और फिर अगर ये फैसला अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि वो खुद कर सकते हैं तो ये भी गलत फहमी है। क्योंकि ये भी देखना है कि जो मेंबरान है इस वक्त पंजाब असेंबली के, क्या वो इनकी ख्वाहिश भी यही होगी कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सके। और खास तौर पे जो है परवेज इलाही साहब की पार्टी जो है वो कोई बहुत ज्यादा एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं है। पॉलिंग जरूर है, एक वक्ती मसलियात की बुनियाद पर उन्होंने हुकूमत में शामिल हुए हैं, लेकिन इतना आसान काम पंजाब में कम से कम नहीं होगा। हो सकता है केपी में अगर वो फैसला कर ले इमरान खान साहब तो वहां शायद डिसॉल्व। यानी आप कह रहे हैं कि पंजाब में इतना आसान नहीं होगा। ये तो हो गई तहरीक इंसाफ की और पंजाब हुकूमत की बात। दूसरी जानिब अब नून लीग के हवाले से अगर हम बात करें तो इस सारी सिचुएशन में दो कि ये एक शॉक कह लें या सरप्राइज तो था इमरान खान की जानिब से, लेकिन इसमें क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट नून लीग के लिए हो सकता है और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है इस सारे फैसले से, इमरान खान साहब के ऐलान से? देखिए, पॉजिटिव, देखिए इस पर जो इमरान खान साहब की तहरीक को तकवीत जो मिली है
ज्यादातर जो है या लोगों के बड़ी तादाद जो है उनको सपोर्ट जो कर रही है, उसकी बुनियादी वजह खुद पीडीएम या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की जो खराब कारकर्दगी है वो बहुत ज्यादा इसमें अमल दखल करती है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त इस हुकूमत के लिए मेरे ख्याल पॉजिटिव चीज कोई नहीं है। इसमें यकीनी तौर पे जो उनकी खास माशी सूरत हाल है या इन्फ्लेशन है या जो है उसके अलावा जो है इनकी जो जिस तरह से 70-80 की कैबिनेट है जो कि हमें कहीं नजर नहीं आती है, ये तमाम मसाइल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत ज्यादा एक मसला बन के आई है। और खास तौर पे इस अगर फर्ज कीजिए कि वो कह तो रहे कि जो इमरान खान साहब को वो रोक देंगे, लेकिन मसला इसमें रोकने का नहीं है। एक ऐसा बहरान मौजूद है इस मुल्क के अंदर कि खुद इस हुकूमत का निकलना बहुत मुश्किल नजर आता है। अभी देखना यह है कि किस तरह से, ठीक है इमरान खान साहब को हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो है जो भी हिकमत अमली थी वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी है। अब तक जो है वो अपने उस पे कामयाब अब नहीं हो सके। जो वो कहते थे कि वो हुकूमत को मजबूर करके अर्ली इलेक्शन करवा लेंगे, वो सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से जो पीएमएलएन की हुकूमत इस वक्त है वो बहुत अच्छा, उसके लिए पॉजिटिव चीज है नहीं, हालात उसके लिए बहुत अच्छे नहीं है। ये जरूर है कि पंजाब में अगर इमरान साहब गलती करेंगे, अगर ये डिसॉल्व करते हैं तो एक अपनी पार्टी को ज्यादा नुकसान इसलिए पहुंचेगा कि अभी पिछले चंद माह से जो उनको तकवीत मिली है वो इनकी हुकूमत, पंजाब में हुकूमत होने की वजह से मिली है। देखें उनको एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। एक बात तो साबित है और आपने भी उस तरफ इशारा किया कि जो इमरान खान के अहदाफ थे, इमरान खान उनको हासिल नहीं कर पाए। ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े अहदाफ थे और बहुत बड़े बड़े मुतालबे थे जो कि पूरे नहीं हो पाए। फिर उसमें एक अनफॉर्चुनेट वाक़या भी हो गया, उसमें एक FIR भी हो गई जो बड़ी कंट्रोवर्शियल सेल्फ रही 3 बहुत बड़ी शख्सियात के खिलाफ। इस सारी सूरत हाल को देखने के बावजूद इमरान खान आपके ख्याल में जो एक पॉलिटिकल मोमेंटम है अपना, आपके ख्याल में किस हद तक वो उसको बरकरार रख पाए हैं कि वो उसको इंतखाबात तक ले जाएं और फिर उससे फ़ायदा भी उठा लें, इंतखाबात बड़ी मिकदार में या बड़ी तादाद में सीटें जीतने के नतीजे में इस मोमेंटम को इस्तेमाल कर पाएं? क्या ऐसा कर पाएंगे इमरान खान? क्या इसमें कामयाब हुए? देखिए इमरान खान साहब की पूरी यही थी, एक तो मैं ख्याल ये उनको भी एहसास है कि वक्त से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते हैं और वो इसीलिए उनके बयानात में ये बात आती है कि अक्टूबर में भी, जो कि इतिहास से आईनी तौर पे होना है अक्टूबर तक इलेक्शन, उसमें भी अगर होते हैं तो वो कामयाब हो गए। मेरे ख्याल इनकी एक खुद एतमादी जाहिर करती है और मेरे ख्याल ये है कि उनकी अब कोशिश यही होगी कि इसको जो है एक इस मोमेंटम को बहुत पीक पे ना ले जाएं, लेकिन इसको कहते हैं कि इसको हरकत में रखें, वो करते रहेंगे क्योंकि उनको भी एहसास है कि इलेक्शन अगर इस वक्त अगर देखा जाए सही मानों में तो 7-8 महीने इलेक्शन के पीरियड को शुरू होने में रह गए हैं। और मेरा ख्याल ये है कि वो जो इसी पे उनकी उम्मीद है कि पीएमएलएन की हुकूमत नाकाम होगी, माशी तौर पे वो अपने सूरत हाल को नहीं संभाल सकते और ये हकीकत भी है। तो एक एतमाद जरूर मौजूद है कि वो फिर इन हालात में उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत सकती है और मेरे ख्याल मुमकिन भी हो सकता है क्योंकि जो इस वक्त हुकूमत की जो सूरत हाल है उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है पीटीआई को। राइट जाहिद साहब, ऑब्वियसली ऑपोजिशन हमेशा उसको दे हैव नथिंग टू लूज और वो इमरान खान साहब के हक में जा रही है चीज़। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सैन साहब, इससे पहले कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों एंगल्स हमने आपके सामने रखे, सियासी पहलू भी तज्जिया उसका सामने रखा और उसके अलावा कानूनी पहलू भी। लेट्स सी क्या होता है जी सिचुएशन पे, ये तो कहते हैं ना ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम यहाँ से, दोबारा से फिर वही बात वहीं पे आ गई है। मुल्क नहीं उठ रहा, इकॉनमी नहीं ठीक हो रही। ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और ऐसा कैसे हो सकता है भाई, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा हो बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही कह सकते हैं, कतर नजदीक, इतना दूर थोड़ी हमसे, एक समंदर का तो फासला है। तो फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात न करें। फीफा वर्ल्ड कप है, क्रोएशिया ने कनाडा को शिकस्त दे दी है, ये ताज़ा तरीन खबर है, लेकिन उससे बड़ी खबर भी है। ये शिकस्त देकर तो क्रोएशिया को कनाडा को बाहर कर दिया है, लेकिन मराकेश ने बेल्जियम को 2-0 से हरा दिया है। ना द बिग विक्ट्री और एक बहुत बड़ा अपसेट भी कह सकते हैं। यस, टूर्नामेंट में एक और बहुत बड़ा अपसेट है। ये 22वें नंबर पर मौजूद जो मोरक्को है उसने आलमी नंबर 2 बेल्जियम, जो कि इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट टीम्स के अंदर शामिल है, 2-0 से हरा दिया। बेल्जियम की टीम कोई गोल ही नहीं कर सकी और बेल्जियम के खिलाफ इस शानदार फतह के बाद जो मोरक्कन खिलाड़ी हैं वो ग्राउंड में ही सजदा रेज हो गए और बेल्जियम के खिलाफ तारीखी इस फतह को मनाते हुए मराकशी खिलाड़ी ने स्टेडियम में मौजूद उनकी जो मां थी, उनकी वालिदा थी वहां पे, ये देख सकते हैं आप, उनको
उनको अपनी शर्ट दी और जाके उनका माथा चूम लिया। एंड सो इमोशनल एंड बहुत जबरदस्त सीन्स हमें देखने को मिले। बिल्कुल, फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के वो बात करेंगे। यस, वो भी है। 1 दिसंबर से शुरू हो रही है सीरीज। रावलपिंडी में पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा 9 दिसंबर को, तीसरा 7 दिसंबर कराची में होगा। इस हवाले से बात करेंगे। अब्दुल माजिद दीवान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल माजिद, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। अब्दुल माजिद, सबसे पहले तो फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से आप चूंकि स्पोर्ट्स पे हम सिर्फ क्रिकेट पे बात करते हैं, आज हमने सोचा फुटबॉल पे भी अब्दुल माजिद का तजिया होना चाहिए। अब्दुल माजिद, किस तरह से आप इस वर्ल्ड कप को देख रहे हैं? कितना थ्रिलिंग है, कितना एक्साइटिंग है, और साथ से जो अपसेट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ टीम्स के, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत सारी चीजें देखें। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ना बहुत कम टीमें होती हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में 32 टीमें हैं, तो आपको हर टीम पे नजर रखना, हर मैच देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं कोशिश तो की, अभी तक मैंने सिर्फ 1-2 मैचेस मिस किए हैं। सारे मैचेस देखे चलते पड़ते फोन पे लगा हुआ होता है कहीं ना कहीं। जो इस पूरे वर्ल्ड कप में जो एक ट्रेंड है ना, वो आपको T20 वर्ल्ड कप वाला ही नजर आ रहा है कि जो छोटी टीम है आप उनको छोटा नहीं समझ सकते। जैसे नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को मारा था, हमें फाइनल में पहुंचने में हेल्प की थी। इसी तरह बहुत सारी छोटी टीम है। ईरान ने जो है वो मैच जीता, सऊदी अरेबिया ने मेसी की अर्जेंटीना को हराया, जापान ने आके जर्मनी को अपसेट किया। कल रात बहुत बड़ा ग्रुप मैचेस का जो सबसे ब्लॉकबस्टर मैच था, दैट वाज बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन, और वो कल ड्रॉ हो गया और जर्मनी अपना पहला मैच हारा हुआ है और अगला मैच उसने ड्रॉ कर लिया। तो जर्मनी का ये दूसरा साल होगा लगातार कि वो शायद ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो जाए। तो इट्स अ वेरी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है इनकी फुटबॉल की स्टैटिस्टिक्स। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, हम जनरली यही स्पोर्ट्स में ट्रेंड देख रहे हैं इन द पास्ट ईयर और इन द पास्ट 2 years कि जो डार्क हॉर्सेस, जो छोटी टीम है जिनको हम मिनोस कहते हैं, वो जो है वो अब वापस से सीन में आना शुरू हो गई हैं। फुटबॉलिंग वर्ल्ड में एशियन जायंट्स की बात होती थी कि वो सिर्फ एशिया में ही काम करते हैं, एशिया में ही अच्छा खेलते हैं। एशियन जायंट्स ने भी इस दफा जो है वो एक अच्छी टक्कर दी हुई है यूरोप को, जिसको फुटबॉल की ताकत माना जाता है, यूरोपियन फुटबॉल को। तो बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं। फेवरेट्स में अभी तक आपके सामने ब्राजील और फ्रांस ही हैं। ब्राजील ने अपना पहला मैच बड़ा कंफर्टेबली जीता था, रिचार्लिसन ने 2 गोल किए थे। फ्रांस ने जो है अपना जो मैच है दूसरा, उसमें एम्बापे ने 2 गोल करके उनको जिताया। तो बहुत जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, जैसे हमारे बाबर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फुटबॉल के सुपरस्टार जो हैं वो अपनी टीमों के लिए डिलीवर कर रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप है, उन्होंने पोर्टुगल के लिए फर्स्ट गोल किया था 3-2 विन में। आज रात उनका भी मैच है, तो आज पता चलेगा कि वो आगे जा रहे हैं। एक तो ये कि बड़ा जबरदस्त एनालिसिस आपने किया, थैंक यू वेरी मच। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मजीद कोई अपसेट आप अब इन मैचेस को देखने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक कोई और ऐसा मैच और ऐसी टीम, आपने डार्क हॉर्स की टर्म यूज की, और यकीनी तौर पे हम इस बात पे खुश भी होते हैं जो आम फुटबॉल देखने वाले हैं, आप तो समझने वाले हैं कि कम से कम मोनोपोली नहीं है टीम्स की, और हर टीम को अपना बेस्ट देना पड़ता है एक मैच को निकालने के लिए, और अब टीम ज्यादा मुझे लगता है विजिलेंट हो जाएंगी। तो कोई और अपसेट देखते हैं आप आने वाले वक्त में, कोई टीम जिससे डरना चाहिए बड़ी टीम्स को? देखिए, मोरक्को कल जीती। बेल्जियम बहुत बड़ी टीम है। बेल्जियम इस वक्त दुनिया में 2nd नंबर पे रैंक टीम है। आप अंदाजा लगाएं कि उनको समझें कि जैसे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो वो वाला हिसाब है। तो मोरक्को एक बहुत अच्छी टीम लग रही है। कैमरून हार गई। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, यूरोपियंस कतर में तंग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मौसम का फर्क है। वहां पे गर्मी है, ह्यूमिडिटी कभी कभी ज्यादा होती है। यूरोपियंस को आदत नहीं होती, उनको ठंडे माहौल की आदत है या सुकून वाले माहौल की आदत है। जो अफ्रीकन है वो गर्म रीजन से आ रहे हैं, इसीलिए अफ्रीकन कंट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप तुनीशिया का मैच देख लें, वो हारे लेकिन लड़ के हारे, लग ही नहीं रहा था कि वो तुनीशिया खेल रही है, जबकि एक वॉर ट्रॉडन कंट्री है वहां पे, तो अरब स्प्रिंग से वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो वहां की टीमें भी इतना अच्छा खेल रही है। दुख ये होता है कि हमारी टीम पता नहीं कब खेलेगी फीफा वर्ल्ड कप में, लेकिन आसान लफ्जों में इस वक्त मोरक्को बहुत अच्छी नजर आ रही है। ईरान कैन अपसेट, ईरान अपना दूसरा मैच हार गई थी लेकिन वो वापस आ सकते हैं, और सऊदी अरेबिया के पास इस वक्त बहुत अच्छा चांस है कि वो भी अपना आखिरी मैच खेल के जो है ना आ जाए। तो आपके पास जो छोटी टीम है बहुत सारी हैं, तो अब लास्ट 16 में एटलीस्ट आप 3 से 4 मुल्क ऐसे देखेंगे जिनको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ओके, डन। अच्छा अब्दुल माजिद, अब जरा क्रिकेट पे आ जाते हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है और प्रैक्टिस मैचेस जारी हैं, और आप इन मैचेस को, अब ऑब्वियसली 17 साल बाद टेस्ट टीम पाकिस्तान आई है इंग्लैंड की। इंग्लैंड बहुत जबरदस्त टीम है, और टेस्ट के हवाले, टेस्ट मैचेस ऑब्वियसली इट्स अ ट्रीट टू वॉच इंग्लैंड प्लेइंग। सो क्या कहेंगे इस हवाले से? इंग्लैंड का आना T20 सीरीज के लिए आए थे, हम हार गए उनसे।
इट वाज अ गुड साइन। मुझे टेस्ट सीरीज से मैं इसलिए इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं होता क्योंकि हम टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल के लिए खेल रहे हैं, वो पता नहीं कब होगा, अगले साल होगा फाइनल। अभी जो ओडीआई वर्ल्ड कप है मुझे ओडीआई पे ज्यादा नजर है, बट एज अ स्पोर्टिंग जेस्चर इट्स अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम इंग्लैंड के वो आ रहे हैं। इवन जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो आपको पता है इतना अच्छा नहीं है, काफी लोग जो है वो कहीं बैठे हुए हैं, धरने चल रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, बट इवन विद दैट दे आर कमिंग, दे आर प्लेइंग द फर्स्ट टेस्ट इन रावलपिंडी जो काफी करीब है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के। तो ये एक अच्छा गेस्चर है उनकी तरफ से, और ये शायद इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पिछले साल हमें मना कर दिया था। आपको याद होगा न्यूजीलैंड जो है लास्ट मिनट पे डिच करके चली गई थी, तो इंग्लैंड ने भी उसके बाद आने से इनकार कर दिया था। तो शायद इंग्लैंड वाले अपने गुनाहों का जो है ना वो कफारा दे रहे हैं। अच्छा माजिद, एक तो जैसे भी हालात है, टेस्ट क्रिकेट हमें पता है स्लो होती है, 5 दिन के अंदर नतीजा आता है। एक तो मौसम बड़ा अच्छा है रावलपिंडी का, आपको शायद कराची में रहते हुए इतना अंदाजा ना हो, लेकिन बहुत जबरदस्त मौसम है, दिन में बहुत अच्छा होता है, रात को थोड़ी ठंड होती है, तो एक अच्छे मौसम में क्रिकेट देखने को मिल सकती है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कि वो टेस्ट मैचेस को भी वनडे जैसा थ्रिल जो है ना उसके अंदर ले आती होती है, क्योंकि हमने एक ओवर में, लास्ट ओवर में भी विकेट गिरा के मैच निकाले हुए। तो आप कैसी क्रिकेट देख रहे हैं, और क्या एक अच्छे और फैसलाकुन मैचेस आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं शायद फैसलाकुन मैचेस ना हो? नहीं, फैसला तो आएगा। हमने लास्ट ईयर भी देखा जब ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे खेला तो उन्होंने भी फैसले वाले मैचेस ही खेले। पहला मैच थोड़ा बहुत ज्यादा डेड हो गया था, वो पिच का कसूर था, क्यूरेटर का कसूर था। बेचारे क्यूरेटर ने इंटरनेशनल मैचेस के लिए काफी सालों से पिच नहीं बनाई हुई थी, इसलिए शायद वो सही अच्छी पिच नहीं बना पाया, क्या पता पीसीबी ने ऑर्डर किया था। बट दिस टाइम अराउंड रिजल्ट वाली पिचेस होंगी, रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी, वी विल गेट रिजल्ट्स, क्योंकि ठंड की वजह से पिच भी जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करती है। हवा में नमी कम हो जाएगी तो आपकी बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग तो नहीं करेगी लेकिन सीम अच्छा करेगी। तो ये काफी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ठंड की वजह से इंग्लैंड को अच्छा फायदा हो जाएगा कि उनको अपनी एनवायरनमेंट अच्छी मिल जाएगी। वो ये चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस माजिद। और अब जबरदस्त आपका बहुत सारी बातें जो हमें नहीं पता होती वो आपसे हमें पता चल जाती है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो पता चलते हैं। भाई जबरदस्त तज्जिया हो गया फुटबॉल के हवाले से भी। और माजिद साहब की एक बात मैंने लिख दी है, फिर चूंकि मैंने इनको टीज करना है इस पे कि 3-4 टीमें हमें आगे ऐसी नजर आने वाली है 16 में जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सो मेरी भी वैसे उम्मीद है, लेकिन देखते हैं वो टीम्स कौन सी होती है। इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अब आपको दिखाते हैं देसी फूड जिसमें फरियाल खिलाएंगी गवाल मंडी का मशहूर तारा बट का देसी मुर्ग और चने का नाश्ता। देखते हैं। नाजरीन, आज एक बार फिर मैं आई हूँ गवाल मंडी, जहाँ पर लाहौर की सकाफत तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ मिलेगा आपको गर्मा गर्म नाश्ता, वो भी देसी मुर्ग और चने का। नाजरीन, आज मैं आई हूँ तारा बट की दुकान पे, जो कि तकरीबन 50 साल से यहाँ पर नाश्ता बना रहे हैं। आए चलकर देखते हैं लोगों को इनका टेस्ट कैसा लगता है और ये नाश्ता कैसे बनाते हैं। और भट्ट साहब तो अभी आए नहीं हैं, चलकर उनको भी ढूंढ लेते हैं। भट्ट साहब किधर रह गए थे आप? नाश्ता नहीं करना? क्या खिला रही हो आज? आज मैं आपको देसी मुर्ग खिलाने जा रही हूँ। बिल भी तुम्ही ने देना? नहीं, मैं क्यों दूंगी, बिल आप देंगे ना। वाह भाई, फरियाल, खुशबू तो बड़ी भीनी भीनी आ रही है ना? मेरा दिल आकर्षित हो रहा है उसकी तरफ। ज्यादा ना हो जाना आकर्षित। अच्छा चलो आओ फिर। आप कहाँ से हैं? गुलशन रावी से हैं। गुलशन रावी से आए हैं। अच्छा, तो आपने क्या खाया है? हम जी भट्ट से खाते हैं, बड़े शौक से, देसी जो मुर्गी इन्होंने बनाया होता है। आपने कहीं और से खाया और यहाँ से खाया, तो फर्क क्या लगता है आप? फर्क यही है ना कि मतलब एक तो मैं बता रहा हूँ कि टेस्ट की बात होती है, वहाँ किसी और जगह से खाएं तो वो पहले तो बात होती है कि पता नहीं देसी होता है कि नहीं होता। ये हमें कंफर्म है देसी है। अब क्या नाश्ता करने लगे यहाँ से? देसी मुर्गा होता है यहाँ पे जी, और शोरबा बड़ा टेस्टी होता है। टेस्ट कैसा लगता है आपको यहाँ? टेस्ट की वजह से बेसिकली आते हैं, मतलब टेस्ट अच्छा है तो आते हैं ऑब्वियसली। आपको खास बात क्या लगती है इनके नाश्ते की? इनके नाश्ते की खास बात ये है कि इसमें एक भारीपन नहीं है और बड़ा एक लाइट सा और बड़ा एक टेस्ट इनका माइल्ड सा होता है, जिसकी वजह से हम इधर आते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर आमिर भट्ट साहब। आप मुझे बताएं, ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था और कितना अरसा हो गया इस काम को? ये काम सबसे पहले तारा भट्ट साहब ने शुरू किया था और इसको हो गया 50 साल हो गए शुरू किए हुए। तो 2 साल हो गए उनकी वफात हो गई है, अब मैंने अपने हैंड ओवर किया हुआ है
तो मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। ये बताएं बट साहब, ये चने कौन से हैं? चने ये मियाँ वाली के है, देसी चने। नाश्ते में सिर्फ मुर्ग चने लगाते हैं आप? मुर्ग शोरबा और मुर्ग चने। डिमांड सबसे ज्यादा किसकी है? दोनों की, हमारे दोनों ही 7 साल चल रहे होते हैं। ये देसी मुर्गा कोई देहाती है कि ये फार्मी है? ये देहाती है, ये सिंध से आता है हमारा स्पेशल, और ये कोई 8-9 महीने या साल तक तैयार होता है ये। तो भट्ट साहब, आप ये खुद भी चखते हैं कि लोगों को खिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं? खुद भी खाते हैं हम, घर वालों को भी खिलाते हैं। और पकाई वगैरह जो है वो हम खुद करते हैं। किस वक्त शुरू कर दो पकाई करनी? हम शाम को शुरू करते हैं, कोई तकरीबन 8 बजे। अमर भट्ट साहब, ये बताएं आपके स्पॉट पे कोई मशहूर शख्सियात आती हो तो काबिल जिक्र? यहाँ सुहेल वड़ैच, साहिर अली बग्गा, सारे तकरीबन आते हैं इधर। किसी की तारीफ अगर आपको याद रह गई हो तो कोई अल्फाज होते हैं ना कुछ? चस आ गई। लो जी, भट्ट साहब के मुर्गे से लोगों को चस आ रहा है, तो हम भी अब चस लेने के मूड में हैं। फरियाल, बहुत 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 हालात खराब हो गए हैं। हालात मुल्क के भी बड़े खराब हैं, आप 2 मिनट सुकून करें। फरियाल, हाँ जी। ये 2 बंदियां ਲਈ घट नहीं कम नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा है। लो भी फरियाल, ये तुम्हारा देसी मुर्गा अब लैब में जा रहा है मेरी, अब रिपोर्ट आने वाली है इसकी। खा के बताया मुझे। सारा नहीं खाना, पहले बताना है। अच्छा, हाँ। मैं ओके टेक ही नहीं देनी ਜਦੋਂ तक मैं पूरा खा ना लिया। वाह, बाकी सही कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? नहीं खाओ, टेस्ट बहुत मजे का। लो भाई, है तो मजे का और बिल्कुल लाइट वेट है, मुनासिब मसाले हैं इसमें, मजे का है ना? वो पता है देसी मुर्गा दुनिया में कितने सालों से खाया जा रहा है? कितने सालों से खाया जा रहा है? मैं दसिया तो सी, भूल गई यार। कुकड़ खा, पहले कुकड़ खा। इसे क्या खाने से दिमाग तेज हो जाएगा? तुम्हें पता है मुर्गियों की मेमोरी जो है वो बड़ी अच्छी होती है। देसी मुर्गियां ख्वाब भी देखती हैं। इतनी लंबी ना छोड़ा करें, कब ख्वाब देखती हैं? जानवर और ख्वाब देख ले, क्या फ्यूचर देखते हैं? बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, तो ख्वाब देखे तो चिचड़े आए थे ना, वो बिल्ली के ख्वाब में थे। तो जानवर ये, बिल्ली कोई इंसान तो नहीं। आपने मुर्गे की बात की। खाओ, तुसी क्यों नहीं खा रहे? नहीं, लिपस्टिक खराब होती। वैसे हम जो ये देसी मुर्गा खा रहे हैं ना, ये है तो देसी, लेकिन ये दर्जा 2 वाला देसी है। देसी मुर्गी सिर्फ वही होती है कि जो देसी खुराक खा के बड़ी होती है। हाँ जी, ऐसे ही है। वो ज्यादातर गांव वाली साइड पे होते हैं। वो गांव में मिलेगी आपको। यार बड़ा मजेदार मसाला यार, खा जो पानी निकला है तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, तो खुद ही तो कहा था कि मैं खा के बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन तो आपने मुझे देनी थी। वो मैंने तो इसकी रिपोर्ट लेनी थी सिर्फ थोड़ी सी। हाँ। लेकिन इसका जायका इतना मजेदार है, मैं नदीदा जहा हो गया। आप नदीदे हो नहीं गए हैं। ओए कैमरा क्यों दे नहीं ना गल कट देनी कुड़ी दी। नाजरीन, देसी मुर्ग का नाश्ता निहायत ही लजीज है, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। सेगमेंट है निकले तेरी तलाश में, और आज भी जिक्र है प्यार के पहले पंजाब का, लेकिन आखिरी बार ये सिलसिले की आखिरी किस्त है। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब के साथ प्यार का पहला पंजाब पर गुफ्तगू हो रही है। उनकी बड़ी खूबसूरत किताब कूंजावान ममोलियाँ देश छड़े असजात सफ़ात ते बेस किया, पंजाब की लोक दानिश के क्या कहने, सूफिया की जो रवायात हैं, उनकी जो शायरी है, लिटरेचर है, पंजाब को जिस भी जहत में देखें तो बहुत ही खूबसूरत धरती है, बहुत ही ज़रखेज़ धरती है। तख़य्युल के हवाले से, ज़हानत के हवाले से, तख्लीक के हवाले से तो बड़ी कमाल धरती का नाम है पंजाब। और प्यार का पहला पंजाब जो है ये तार साहब की किताब है। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको जारी रखते हैं। तार साहब, पंजाब के हवाले से अब आगे चलते हैं और कटास राज से के पास ही खेवड़ा है। आप जो सैदन शाह भी गए और फिर आप खेवड़ा गया।
अच्छा, ख्योड़ा जो है, मैं देख रहा था कि आप अंदर गए और उसके बाद आपने उसको तमाम देखा है ख्योड़ा को, जबकि आप क्लास्ट्रोफोबिक हैं, आपको बंद जगहों से खौफ भी आता है। तो एनीवे, ख्योड़ा का कैसा रहा तजर्बा, और ये आपने अपने क्लास्ट्रोफोबिया को और ये बंद जगहों का खौफ है, इस पर कैसे काबू पाया उसके अंदर जाते हुए? ख्योड़ा जो था, इट वॉज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि जब वो गाड़ी जा रही थी मुझे कतई तौर पे वो जो क्लास्ट्रोफोबिया या व्हाटएवर होता है, बंद जगहों का खौफ, वहाँ नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि वो दुनिया ही अलग थी, वो एक कायनात ही अलग थी। आपके इर्द गिर्द शायद मट्टी या पत्थर आपको मुकैयद करते हैं, नमक नहीं करता वो, आई डोंट नो व्हाई। तो ख्योड़ा सारा कोस्टान नमक ही है। तो ख्योड़ा वॉज ए वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, एंड आई फील के बहुत ज़्यादा इसको नहीं दिया जाती, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हालांकि टूरिज़म के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि पोलैंड में शायद एक बहुत बड़ी कान इस तरह की नेचुरल नमक की, एक और है, ये दूसरी या तीसरी बड़ी कान है पूरी दुनिया में। और ख़ास तौर पे उसके तालाब जो है, उनमें वो सारे नमक के तालाब हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो जो उनकी शेप्स बनी हुई हैं, बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़। तार साहब, लाहौर चलते हैं और तारीख की खोज में आप शादरा गए। अच्छा, शादरा जो मकामी यहाँ पे लाहौर में लोग कहते हैं, शादरा कहते हैं, शाहदरा भी कहते हैं, शाहदारा भी कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ है। हम मकामी लोकल जिस तरह कहते हैं शादरा, तो हम शादरा ही फ़िलहाल कहते हैं। तो शादरा के हवाले से सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कहा है कि बेसिकली शाहदारा है और दाराशको के नाम से है। तो सबसे पहले हम मेरे ख्याल दाराशको पे ही बात कर लेते हैं कि दाराशको जो है, आप समझते हैं कि अगर उनको सल्तनत मिल जाती तो शायद बड़े सगीर की किस्मत कुछ और होती? ये तो मुहक्किकों का काम है। मैं तो एक रीडर हूँ तारीख का, लेकिन सम और दी अदर दाराशिको मेरा फेवरेट कैरेक्टर है आउट ऑफ ऑल दीज, यानी रॉयल्टीज में से, क्योंकि उसमें ठीक है वो तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलता था। उसने गीता का तर्जुमा भी किया फ़ारसी में, ये भी उसने किया, लेकिन उसके साथ साथ उसका सूफिया कराम से जो लगाव था वो दैट वाज अमेजिंग। अब ये जानते हैं कि शाहदरा मीन्स शाहदारा, उसी के नाम पे। अच्छा, और उसके बाद लाहौर का वो गवर्नर अपॉइंट हुआ, और मियाँ मीर साहब का वो था मुकल्लिद। तो उसने राजपूताना से सुर्ख पत्थर मंगाया था, क्योंकि वो चाहता था कि दिल्ली दरवाज़ा जो है, दिल्ली की तरफ उसके रुख है, वहाँ से नॉर्मली भी ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लाहौर दाराशिको वहाँ से सुबह के अपना फजर की नमाज के बाद पैदल नंगे पाँव चलता हुआ मियाँ मीर के दरबार पर जाके हाज़िरी देता था और फातिहा पढ़ता था। तब ये सारा मैदान था वहाँ से लेके। तो उसने पत्थर मंगाया, वो चाहता था कि एक रास्ता सुर्ख पत्थर का बनाया जाए और उसके गिर्द कोई फूल वगैरह लगाए जाए ताकि आसानी हो वहाँ तक जाने में और लोग भी जा सकें। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली औरंगजेब साहब आ गए, तो वो पत्थर फिर बादशाही मस्जिद के लिए इस्तेमाल हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। आया वो था उस रास्ते के लिए, औरंगजेब आलमगीर ने और पत्थर मंगाकर उसी से वो तामीर की। और इसका एक रेफरेंस अगर आप जाएं मियाँ मीर साहब के दरबार में, तो वहाँ जो पुरानी मस्जिद है ना, उसके नीचे वो पत्थर निशानी के तौर पे लगा हुआ वही पत्थर है। और दाराशिको की एक और जो खूबसूरती थी मियाँ मीर साहब के हवाले से ही, आप जानते हैं कि मियाँ मीर साहब ने सिखों का दोस्ती थी उनके सिख गुरु से, अर्जन सिंह से, गुरु गोबिंद थे कौन थे। तो उन्होंने मैं जब दरबार साहब गया हूँ अमृतसर, तो मैंने उनको जो चीफ था वहाँ पे बैठा हुआ, उसको इल्म नहीं थे, मैंने कहा तुम्हें इतना नहीं पता कि ये जो दरबार है इसकी जो बुनियाद है वो एक मुसलमान वली अल्लाह ने रखी थी जिनका नाम हज़रत मियाँ मीर था। उसको नहीं मालूम था क्योंकि हम प्रोजेक्ट नहीं करते उसको। तो अब मियाँ मीर साहब के 3 बड़े थे जो पैरोकार। एक तो गुरु गोबिंद सिंह थे जिनके लिए उन्होंने अकबर से भी सिफारिश की थी कि इसको माफ़ कर दिया जाए। एक छज्जू भगत थे जिसको आप छज्जू दे चबारे के हवाले से जानते।
छज्जू भगत भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तारीख का है, लाहौर का, और उसी के हवाले से है ना वो मज़ा न छज्जू दे, मतलब न बल्ख न बुखारे, जेड़ा मज़ा छज्जू दे चबारे। छज्जू का एक चबारा था, उसकी तफसील कभी बाद में सही। तो ये 3 मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो फॉलोअर थे, दारशिको, छज्जू भगत और गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन सिंह, ये तीनों फॉलोअर थे मियाँ मीर साहब के। चुनांचे आई फील मतलब कि क्योंकि नेचुरल जो था वारिस जो था वो तो दारशिको था, सबसे बड़ा बेटा था, और पूरी जो हियरार्की आ रही है मुग़ल सल्तनत की, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ा बेटा बादशाह न बना। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि दारशिको के रास्ते में मतलब कि औरंगज़ेब हायल हो गए। अब वो अलहदा बहस है कि दारशिको फिट नहीं थे उसके लिए, सल्तनत के लिए, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल आदमी थे, किताबें पढ़ते रहते थे, भक्तों के पास बैठे रहते थे। ये एक अलहदा बहस है कि वो बहुत कॉम्पिटेंट कमांडर था औरंगज़ेब, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मुझे अगर पूछा जाए, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद डिक्लाइन शुरू हो गया, आई फील कि अगर दारशिको रह जाते तो दारशिको में वो लार्ज हार्टेडनेस थी, क्योंकि ये लार्ज हार्टेडनेस जो है, जो जिसकी वजह से आप सरवाइव करते हैं एज ए किंग, जब आप मुख्तलिफ फेथ्स को रूल कर रहे होते हैं। जिस तरह महाराजा रंजीत सिंह ने इसलिए ज़्यादा सरवाइव किया कि उसने तमाम मज़ाहिब को इक्वली ट्रीट किया, जिस तरह अकबर ने भी किया। तार साहब, शादरा के हवाले से थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपने इस किताब में लिखा है कि जो शादरा था, जो आपके बचपन की जो यादें हैं, वो जो शादरा है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ शादरा था, और आज का शादरा जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बिल्डिंग्स और एक पूरा एक शहर और बिल्डिंग्स जो हैं जिस तरह उग आई हैं, और बागात जो थे वहाँ के खूबसूरत, और वो जो मकबरे हैं वो छुप गए हैं इन सारे मामलात में। तो तार साहब, ये थोड़ा सा बताइए कि निस्फ सदी पहले का शादरा क्या था, और ताकि आज की जो जनरेशन है उसको आइडिया हो कि रावी की जो दूसरा किनारा था उसकी लैंडस्केप क्या थी, वो कितना खूबसूरत था, और अब जो है वो क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो गई हैं। देखिए, शादरा वाज ए डिफरेंट सिटी, नाउ इट्स पार्ट ऑफ लाहौर। ठीक है। और पुराने ज़माने में कहा जाता है कि ये इसकी एक तो ये भी बयान की जाती है कि शाह दर्रा, कि यहाँ से बादशाह आया करता था, या ये कि जो काफिले आते थे पहले यहाँ पड़ाव करते थे। और पड़ाव वाली बात दुरुस्त है, क्योंकि जो रेफरेंसेस आते हैं उसमें खजूरों के बाग हैं, और हम जब बच्चे थे या ज़रा से नौजवान थे तो शादरा की सबसे बड़ी जो अलामत थी वो खजूरों का बाग था। और मज़ेदार बात ये है वक़ार के वहाँ पे जो पाकिस्तानी फिल्में बनती थी ना अरब के बैकग्राउंड, तो वहाँ पे ख़ातून को वो लिबास वगैरह पहना के, तो वो हबीबी हैया हैया किस्म के गाने वो खजूरों के बाग शादरा का होता था, और पीछे कई मतलब मकबरा भी दिखाई दे रहा होता है। तो मतलब है कि इट वॉज टोटली डिफरेंट फ्राम टुडे। वहाँ पे सिर्फ वो मतलब कि थे जहांगीर की मकबरा था, इधर नूरजहां घर था, दरमियान में आसिफ जाह का था, और उसके अलावा कुछ नहीं था। तो एक डेसोलेशन थी। तो जब हम जाते थे जहांगीर के मकबरे में ज़्यादा जाना होता था, तो एक बहुत कड़ी मुसाफत तय करके जाते थे। तार साहब, एक इस किताब में बड़ी खूबसूरत और बड़ी कमाल चीज़ पढ़ने को मिली, वो ख्वाजा सराओं के हवाले से है। कोई पुराना कबीला है, पुराने कुछ इसी तरीके से एक कड़ी आ रही है, एक तसलसल है सदियों पुराना, जो कि शादरा में आज भी मुकीम है, और आपने उनको ढूंढ निकाला, उनके हवाले से बताइए थोड़ा। इसके बारे में मुझे मलिक सरफराज ने बताया। अच्छा। मलिक सरफराज उनको जानता है, और कहने लगा कि इनमें ये जो ख़ानदान है, इसमें से एक ख्वाजा सरा था जिसने आके जब मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे लोरी सुनाई थी। ये वकार ख्वाजा सरा जो थे, ओवरऑल दे वर वेरी रिस्पेक्टेड पीपल एट वंस अपॉन ए टाइम। बाद में जो कुछ हुआ मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। बड़े बड़े जो हैं जनरल्स थे, बड़े बड़े लोग जो थे वो ख्वाजा सरा थे, और भी मुकद्दस हवाले भी हैं इनके हवाले से। इनिशली ये लोग जहाँ कहीं बच्चा पैदा होता था वहाँ जाके गोद में उठा के बाकायदा उसको लोरियाँ देते थे, और लोग उनका इंतज़ार करते, और वो लोरियों की पूरे एक तारीख़ी पस मंज़र था, वो पूरा वो गाते थे। तो सरफराज मलिक ने कहा कि वो ख़ानदान
मुझे याद है कि वो ख्वाजा सरा जब भी हमारे घर आता था तो उसकी बुजुर्गों की तरह इज्जत की जाती थी कि इसने हमारे बच्चे को लोरियाँ सुनाई। तो वो ख़ानदान वहाँ पे आबाद था, मैं इंटरेस्टेड था, तो मैं गया। बहुत ही शदीद गुर्बत में उनकी कसम पुरसी में, क्योंकि वो रक्स वगैरह नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, वो मतलब नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और वो एक फ़ोटो लगी थी खातून की जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने 7 हज किए थे। दे आर ऑल्सो वेरी रिलीजियस पीपल। अच्छा, उसमें क्योंकि हमारी मिसकंसेप्शन बहुत है ना कि ख्वाजा सराओं के बारे में, और मुझे याद है कि 8-10 साल पहले मैंने पहली मरतबा 2 कॉलम ख्वाजा सराओं के हक़ में लिखे थे, तो मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अब वो आप देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता वो सोसाइटी में, गवर्नमेंट जॉब्स में भी हर जगह वो कॉम्पिटेंट, मतलब वो उतने ही इंटेलिजेंट है जितने मैं और आप हैं। एक और जो बड़े मिसकंसेप्शन कि इनकी तदफीन बड़ी चोरी चोरी होती है या इनको कहाँ दफन किया जाता है, कोई ये है ना कॉन्सेप्ट, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। उनके घर के साथ ही कब्रिस्तान है, आम कब्रिस्तान है मुसलमानों का, वहाँ पे वो हमें ले गए, वहाँ पे उनके बड़े भी दफन है, बाकी भी आम नॉर्मल आदमी भी दफन है। चुनांचे ये सब कहानियाँ हैं कि उनको दफन नहीं किया जाता, उनको ये होता है। दे आर मुस्लिम्स जिस एज गुड और एज बैड एज अस, मे बी बेटर। तो ये ख़ानदान जो था, इन्होंने, इनके पास शजर नसब था कि जहांगीर के अहद में आए थे अफगानिस्तान की जानिब से, तो यहाँ सेटल हो गए। सही सही सही। तार साहब, अभी ओरिजिनली कितने रह गए होंगे, यानी अभी क्या तादाद क्या होगी शाहदरा में इस खास कबीले की ख्वाजा सराओं? 3, 4, 5, 6 बंदे, सारे बच्चे तो होते नहीं है। वो यही होता है कि लोग आते हैं, उसमें शामिल होते चले जाते हैं, ओरिजिनल तो कोई नहीं होता। जी जी, लेकिन वो ख़ानदान ही कहलाता है, गुरु कहते हैं कि गुरु हमारे ख़ानदान से मुताल्लिक। तार साहब, आपने लिखा है कि दुनिया के बेहतरीन कालीन शाहदरा में बनते हैं, ये हमारे प्रोग्राम में भी आपने जिक्र किया बाकायदा। जो लाहौर से यारकन वाला सफ़रनामा है, उसमें जब आप सिंकियांग घूम रहे थे तो उसके वाले से आपने जब वहाँ के कालीन देखे तो आपने कहा कि बेसिकली शाहदरा जो है वहाँ दुनिया के बेहतरीन कालीन बनते हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है कालीन बनाने वाली, इसके वाले से थोड़ा सा बताइए, शाहदरा के वाले से। ये समझ दी अदर, हम कॉम्पिटेंट बहुत हैं मुख्तलिफ क्राफ्ट में। तो शाहदरा में भी एक कालीनों के 2-3 बड़े घर हैं जो कालीन बनाते हैं, और उसमें हम गए और खाना वाना उनके यहाँ से खाया, और उनके यहाँ पूरी हिस्ट्री जो है कालीनों की। और उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि कालीन बाफ़ी के साथ ही मुख्तलिफ रवायात हैं और मुख्तलिफ जश्न है। मतलब जब कोई कीमती कालीन उतरता है, उससे खड्डी कह लें या उससे, तो बाकायदा जश्न किया जाता है और वहाँ दुआएं की जाती हैं, और वो स्पेशल दुआएं की जाती हैं कि भाई कालीन जो है अच्छा रहे, वगैरह रहे, इसकी किस्मत अच्छी हो। तो यहाँ पे इतने ज़बरदस्त कालीन बनते हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, ईरान में जाते, अफ़गानिस्तान में जाते हैं, उज़्बेकिस्तान में जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पे, क्योंकि वो मुल्क मशहूर है कालीनों के लिए। वहाँ पे तो मतलब आंखें बंद करके, ईरान में गया अगर वो, तो आंखें बंद करके, या वहाँ पे गया है, काशगर गया, तो वो टूरिस्ट ने तबर्रकन वो ले लेना कि ये काशगर का बना हुआ, और वो नहीं जानता कि ये मेड इन पाकिस्तान है। मैंने आपको बताया ना कि वो जो काशगर में पूरा शोरूम था, हज़ारों कालीन थे, तो मैनेजर था चाइनीज़, उसने बताया कि ये मैं मुल्तान से और लाहौर से हम मंगवाते हैं, दुनिया के बेहतरीन कालीन वहाँ बनते हैं। नाज़रीन, तार साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो प्यार का पहला पंजाब के हवाले से जारी है। प्यार का पहला पंजाब, क्या खूबसूरत नाम है, और इस किताब में बड़ी खूबसूरत और बड़ी मोहब्बत के साथ जो पंजाब का जिक्र किया गया है, पंजाब की रवायात का जिक्र किया गया है, पंजाब की लोक दानिश का जिक्र किया गया है, सूफिया का तज़किरा है, और जो हमारी रवायात हैं, सकाफ़त है, ज़ुबान है, शायरी है, इन तमाम चीज़ों को मतलब इकट्ठा करके पंजाब को बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से बयान किया गया। प्यार का पहला पंजाब के वाले से हमारी जो गुफ्तगू है वो तार साहब के साथ जारी है। प्यार का पहला पंजाब के वाले से बहुत सारे सवालात हैं जो हमने तार साहब से पूछने हैं। अगली किस्त में फिर मुलाकात होती है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद
31 साल के बाद बलदियाती इंतखाबात का दंगल गुज़िश्ता रोज़ सजा। आप देख रहे होंगे, हम आपको साथ साथ आगाह करे थे। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद और वादी नीलम और वादी जेहलम में पोलिंग हुई और वोटों की गिनती और नताइज आने का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त भी कुछ हद तक तो मुकम्मल भी हो गया बल्कि, और अब तक जो मजमूई तौर पर हमारे सामने सूरत हाल में सिर्फ 2716 उम्मीदवार हैं जो कि आमने सामने आए। इनमें से 31 खवातीन भी शामिल थी। कौन सी जमात सबकत ले गई? वैसे जितना नतीजा मैं अब तक फॉलो करता रहा हूँ, मुझे लगता है बड़े मिक्स किस्म के रिजल्ट अमला हसन आए हैं। हमारे साथ आसिफ रजा मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आसिफ रजा मीर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं मुज़फ्फर से, उनसे हम बात कर लेते हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। 31 साल बाद बलदियाती इलेक्शन हुए हैं और किस तरह से आपने देखा मजमूई तौर पर यहाँ पे जो नताइज हैं, टर्न आउट है, ओवरऑल क्या सिचुएशन आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, 31 साल का इंतज़ार, ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ये बड़ा सब्र आजमा और बड़ा जानलेवा इंतज़ार था। कई मरतबा इलेक्शन अनाउंस हुए, सियासी जमातें इस पर सियासत करती रही, लेकिन इलेक्शन ना हो सके। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का नाम अगर ना लिया जाए तो ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सारे अमल के पीछे खड़ी थी, जब ही ये इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सका है। इसमें पाकिस्तान साफ आज़ाद कश्मीर ने भी बड़ा जो है वो अहम किरदार अदा किया, बड़ा मुस्बत रोल रहा उनका। हम उनके आलदों के बहुत सारे मामलात पे उनका हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो उनकी अच्छी कारकर्दगी, अच्छा काम है बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, उसको भी सराहा जाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि इस 5 जनरल इलेक्शन में कवर कर चुका हूँ, कभी ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल नहीं देखी कि इंतखाबात हो रहे हैं, नहीं हो रहे। कल जिस वक्त तक पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ, फिर भी लोग कॉल करके हमें पूछ रहे थे इंतखाबात होंगे, यानी कि इस किस्म की सूरत हाल से हम गुजर रहे थे। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल थी, उस वजह से हमें सिक्योरिटी एहलकार, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं मिल सकी। ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आज़ाद कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ा टेस्ट केस था कि 4500 पुलिस एहलकारों ने मुजफ्फराबाद, नीलम, हटिया 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बैक वक्त इलेक्शन करवाए। और यहाँ ये बताना भी जरूरी समझता हूँ कि मुजफ्फराबाद, नीलम और हटिया में इस वक्त शदीद तरीन सर्दी है, ठंड का राज है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फबारी है। अमले का पहुंचना, सिक्योरिटी फोर्सेस का पहुंचना, इंतहाबी मटीरियल का वहां पे पहुंचाना, लोगों का आना, ये एक बड़ा मुश्किल, बड़ा दुश्वार गुजार अमल था। इस महीने नवंबर में कभी इलेक्शन होते नहीं है। उमूमन हमारे यहाँ जून जुलाई जब गर्मी होती है तब इंतखाबात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो टर्न आउट है वो बहुत मिसाली रहा। अच्छा, कल हमने शहर कि 60-70% से अबव जो है वो टर्न आउट। आप जरा आसिफ हमारा सस्पेंस खत्म करें ना, हमें बताएं लीड कौन कर रहा है। कल तो हम जब देख रहे थे 2 इंडिपेंडेंट आते थे, एक पीटीआई आता था, एक नून लीग आता था, इस तरह चल रहा था। हतमी क्या शक्ल क्या सामने आ रही है? तो जरा हवा दे रहा हूँ। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो हमें 205 नशिस्तों के गैर सरकारी, गैर हतमी जो नताइज मौसूल हुए हैं, उसके मुताबिक 55 नशिस्तें हासिल की हैं आज़ाद कश्मीर में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अच्छा, 55 नशिस्तें हासिल की हैं अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून ने। 50 नशिस्तें हासिल की हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। 37 नशिस्तें हासिल की हैं आज़ाद उम्मीदवारों ने। ये वो आज़ाद जिनको मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने टिकट जारी नहीं किए थे और वो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। 7 साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आई है, 1 सीट तहरीक लब्बैक को मिली है। अभी 400 से ज्यादा नशिस्तों का रिजल्ट आना बाकी है। ये इब्तदाई नताइज है, लेकिन इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन जमातें जो हैं बहुत क्लोज कंपटीशन है, बिल्कुल नेक टू नेक इनका कंपटीशन जा रहा है। अभी जो नताइज आएंगे, कभी पीपल्स पार्टी आ गई है, बाकी तो आसिफ ज़मीर, हम ये जो नतीजा है इसको अवाम का हुकूमती पॉलिसीज यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत और सरदार तनवीर की हुकूमत पर एतमाद कह सकते हैं? बिंग जर्नलिस्ट आप क्या रिपोर्ट करेंगे कि नहीं, एतमाद नहीं है, सीट्स कम आई हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रोसेस में हिस्सा ले रही थी, अगर उनको वोट दिए तो हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत पर अदम एतमाद है और उनके हक में जो है, चूंकि दोनों इतना, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आज़ाद कश्मीर में बरादरियों की सियासत सरे फहरिस्त होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की बारी बाद में आती है। यहाँ हर कबीले से, हर कौम से, हर इलाके से जो लोग खड़े थे, लोगों ने अपने कबीले के बंदे को प्रेफर किया है। और फिर अगर किसी के पास पार्टी टिकट था तो वो सोने पे सुहागा था। तो यहाँ पे
क्योंकि बरादरियां सबसे ऊपर है, कबाइल सबसे ऊपर है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई ने मुकाबला खूब किया है। पीटीआई हुक्मरान जमात है, उसके नताइज की इससे बेहतर तवक्को की जा रही थी जितनी सीटें उसने हासिल की है, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अच्छा मुकाबला किया है। अच्छा आसिफ, ये भी बताइएगा, अब चूंकि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तो आ रहे हैं और अब आज़ाद कश्मीर में, चूंकि हम पहले भी बात कर रहे थे कि 31 साल के बाद अगर ये मामला एक तरफ आया है इंतखाबात की जानिब, अब जो सियासत है वो किस जानिब जाती हुई आपको नजर आ रही है? कितना तब्दील करेंगे ये बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद कश्मीर की सियासत को? बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, और यही हर कश्मीरी के जहन में ये सवाल था कि वो ये उनका ये कहना है कि जितनी भी ऐवान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नहीं चाहती थी कि नए लोग आए, पढ़े लिखे लोग सामने आए, चूंकि जब पढ़े लिखे लोग सामने आएंगे तो कल वो आपके मुकाबले में असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे, आपका इख्तियार, आपका इक़्तिदार, आपके वसाइल तकसीम होंगे, कल लोग आपके दरवाजों पर दस्तक नहीं देंगे, उनके मसाइल जब उनकी दहलीज पर हल होंगे तो लोग आपके नारे नहीं लगाएंगे। ये वो बुनियादी वजह थी कि लोग कह रहे थे कि इस मामले पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेफाक था कि इन इंतखाबात को 31 साल से भी आगे मजीद डिले किया जाए। और आप यकीन कीजिए कि गुज़श्ता 3-4 जो बड़े इंतखाबी मार्के हुए हैं उसमें जो सरे फहरिस्त नुकता था वो बल्दियाती इंतखाबात थे। ऐलान सब करते थे, करवाए किसी ने नहीं है। ये मौजूदा गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन का, आज़ाद कश्मीर पुलिस का और आज़ाद कश्मीर की आवाम की जीत है कि उस पॉइंट पे पहुंचा दिया था पॉलिटिकल पार्टीज को कि उनके पास राय फरार नहीं थी, वरना शायद ये बल्दियाती इलेक्शन 31 साल। ठीक है आसिफ, अब ये भी समझे हम, क्योंकि ये तो मुजफ्फराबाद, नीलम में और हटिया में हुए हैं, जो बाकी इलाके हैं अब वहां पे भी राह हमवार हो गई है, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि बाकी जगहों पे भी इंतखाबात हो जाएंगे जल्द। जी बिल्कुल, 3 दिसंबर को पुंछ डिवीजन में इलेक्शन होंगे, 8 दिसंबर को मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन होंगे। यहाँ के जो नताइज हैं वो पूरे आज़ाद कश्मीर पर असरअंदाज होंगे। सबसे बड़ी बात यह कि इंतखाबी मरहला पहला कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। आपके इदारों की, आपकी पुलिस की, आपकी इंतजामिया के लिए एक बड़ा कड़ा इम्तहान था जो आपने पहला संगे मील अबूर कर लिया है। अब इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो इंतखाबी मराइल हैं, दूसरा और तीसरा मरहला है, वो भी इंशाल्लाह यकीन कामिल है कि अच्छे अंदाज में, एहसन अंदाज में, पुरअमन अंदाज में होगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, लोग बड़े पुरअमन हैं, बाशऊर हैं, नौजवानों का, और खुसूसी तौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा खवातीन का इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलना। कल हम जिस पोलिंग स्टेशन पर गए हमें मर्दों से ज्यादा खवातीन मुतरक नजर आई, और ये आज़ाद कश्मीर, मजा आ गया जी हमें सुन के ये बात, और ये बहुत अच्छी बात है, और आपने रिपोर्ट भी हमें बड़ा एक्सटेंसिवली किया। आसिफ रजा मीर हमारे कोरेस्पोंडेंट हमें तफसील बता रहे थे, एक तो उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी एक रिवायत है, खवातीन का बाहर निकल के वोट करना, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर शामिल होना, सेल्फ बल्दियाती इंतखाबात सबसे ज्यादा जरूरी हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, तो इंतहाई ज़रूरी है कि बुनियादी सतह पर इख्तियारात हों। तो आई थिंक अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एज ही सेड रोल प्ले किया तो ब्रिलियंट, बहुत ही ज़बरदस्त है, और अल्लाह करे कि जो भी हुकूमत बने वो फिर अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए काम करे। बिल्कुल, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हम कुछ एक्सप्रेसो हीरो से। बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कुछ बहुत अच्छा या बड़ा करे और उनको हम इनवाइट ना करें। इस वक्त आपकी मुलाकात 2 बासलाहियत पाकिस्तानी स्क्वाश सिस्टर से करवाते हैं। एक वक्त में पाकिस्तान का स्क्वाश में बहुत नाम रहा है और अब दोबारा से हमें उम्मीद हो रही है कि हमारे यंगस्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम दिलाएंगे। इन बहनों के हवाले से आपको बताएं, इनका नाम है जी जरलिश सफदर एंड संजिल सफदर। आई होप कि मैं सही नाम ले रहा हूँ। ये दोनों बहनें हैं, दोनों स्क्वाश खेलती हैं और मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंदर और ब्रिटिश ओपन जूनियर ओपन रिटर्न्स बर्मिंघम 2023 में शमूलियत हासिल करने जा रही हैं। इसके अलावा मलेशियन ओपन के अंदर भी मेडल हासिल कर चुकी है। सिल्वर मेडल संजिल ने अपने नाम किया, जबकि जरलिश भी कौमी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। सो अब तक खेल कैसा जा रहा है, आगे इनके फर्दर प्लान्स क्या है और अब तक कैसे पहुंची यहाँ तक, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संजिल और जरलिश, दोनों को खुशामदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये बताएं सबसे पहले कि ये जो स्क्वाश खेलना शुरू किया, हमें तो पता है जरलिश ने अगर पहले स्टार्ट किया तो संजिल ने उनको देख के स्टार्ट किया या दोनों ने इकट्ठे शुरू किया स्क्वाश खेलना, और इंटरेस्ट कैसे हुआ आप दोनों को?
दोनों ने इकट्ठे शुरू किया। एक ही दिन पे हम लोगों ने स्क्वॉश शुरू किया था और शौक हमारे अब्बू को बहुत ज़्यादा था स्क्वॉश का, और उसके बाद हमारे अब्बू ने हमें मतलब स्क्वॉश में दाखिल किया एंड फिर वी स्टार्टेड द स्क्वॉश। And we get interested in squash. ओके, मतलब आपको पहले अब्बू ने आपको इसमें एंटर किया और फिर उसके बाद आपको शौक पैदा हुआ। सोचा था कि आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलोगे या महज शौक के तौर पे शुरू की थी स्क्वॉश खेलना? शौक के तौर पर ही मैंने शुरू किया था, फिर उसके बाद शौक बढ़ता गया और फिर मैं इंटरनेशनल लेवल पर गई। जबरदस्त। अच्छा, अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बताएं, कहाँ पे करते हैं ट्रेनिंग आप लोग, कौन सिखाता है आपको और कितने टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए? मुख्तलिफ आप लोगों ने नेशनल टूर्नामेंट्स में तो पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनली जाने के लिए किस तरह की प्रैक्टिस और सेशंस आप लोग लेते हो? हम लोग इस्लामाबाद स्क्वॉश फेडरेशन में खेलते हैं, अभी हम लोग अंडर ट्रेनिंग पे वहाँ खेलते हैं एंड हम लोग 2 इयर्स से स्क्वॉश खेल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जी जी, ठीक है। और साथ में पे फिटनेस भी होता है, जिम भी होता है, गेम ट्रेनिंग भी होती है। 4 आवर्स से ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, उसमें फिटनेस एंड स्क्वॉश की ट्रेनिंग बहुत होती है अभी, क्योंकि हम लोग अभी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं तो अभी हमारी स्क्वॉश की टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो मैं 1 बाय 1 ब्रिटिश के लिए तैयारी कर रहे तो ट्रेनिंग की टाइमिंग हमने ज़्यादा कर ली। ठीक है, मैं 1 बाय 1 आपसे पूछ लेता हूँ। पहले मैं जर्लिश से पूछ लेता हूँ, आपने अब तक कितने इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर परफॉर्म किया है, पार्टिसिपेट किया है, और साथ साथ आप अपनी रेटिंग्स भी बता रहे थे। संजिल के बारे में तो हमें पता है कि वो अंडर 13 नंबर 1 है और अंडर 19 में आई थिंक 13 है, लेकिन आप खुद हमें बताइए, अपनी रेटिंग्स भी बताइए और किन किन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अब तक आप परफॉर्म कर चुके, काबिल जिक्र क्या है बताने के लिए? हम लोगों ने 12 से ज़्यादा नेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, लोकल तो होते ही हैं बट 12 से ज़्यादा नेशनल टूर्नामेंट्स में हम लोगों ने किया, और मलेशिया हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। एंड मैं पाकिस्तान नंबर 2 हूँ अभी अंडर 17 में, एंड अंडर 19 पे मैं नंबर 9 पे हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त। और अब आप जर्लिश आप भी बताएं। संजिल मैं पाकिस्तान नंबर अंडर 13 में नंबर 1 हूँ, अंडर 19 में नंबर 7 हूँ, और मैंने पेशावर में अंडर 13 के मैचेस हो रहे थे, मैं फर्स्ट टाइम हूँ अंडर 13 में, और मैं फर्स्ट रीजनल सेमीफाइनलिस्ट थी पाकिस्तान से कि वो अंडर 19 की कैटेगरी में सेमीफाइनल में गई है। वाह माशाल्लाह, मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ। मुश्किल नाम मुसलसल लेने पे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह है तो बहुत अच्छे, लेकिन मुश्किल बहुत है, बहुत मुश्किल है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। और जिनको संजिल का मतलब नहीं पता, इन्होंने कहा जी इट्स द प्रिंसेस ऑफ फ्रेग्रेंसेस। यस, ऐसा ही है, खुशबू की मलिका, क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस। जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा ठीक है, चलें आगे बढ़ते हुए। अब तो ये भाई अभी तो आप दोनों बहुत छोटे हो, अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, वो आपकी घर की रूटीन के हवाले से है, क्योंकि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आप जैसा खेलना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा आपसे इंस्पिरेशन भी लेनी पड़ेगी ना, तो आप थोड़ा सा बताइए आपकी रूटीन क्या है, लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग कैसे मैनेज होता है? पहले हम 7 बजे सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, मैजिसिटी स्कूल में पढ़ती हूँ 7th क्लास में इस्लामाबाद में। फिर हम 7 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद स्कूल से हम 2 o'clock आते हैं, फिर गेम के लिए तैयार होते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग रात को 9:30 बजे वापस 9:30 बजे फिर वापस आते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, नमाज पढ़ते, खाना खाते, फिर सो जाते हैं। ओके, लवली। अच्छा, अब आगे फर्दर क्या प्लान है? कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट टूर जो आप लोगों ने यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है? संजिल आप भी या जर्लिश आपने भी किसी एक टूर्नामेंट के ऊपर आपने नजर रखी हो कि इसमें जाने और खेलना है? थिंकिंग टू गो टू ब्रिटिश ओपन 2023 जो कि जनवरी में होने वाला है। हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इरादा है कि हम वहीं पे जाए, क्योंकि वो वर्ल्ड में नंबर 1 का बेस्ट टाइटल है, नंबर 1 टाइटल है, तो ऑफ कोर्स टफ तो होना ही है। हमें क्यों लगता है कि आप में से आई थिंक संजिल बहुत अच्छा गाती हैं, ऐसा लग रहा था हमें। कुछ ऐसे उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि कोई गा रहा था और हमें पता चला कि दोनों में से कोई एक बहुत अच्छा गाता है और एक टेबल पे बहुत अच्छा कुछ प्ले भी कर रहा था। जो अच्छा गाता है भी हमें कुछ सुना दे। हम दोनों एक साथ ही गा रहे थे, तो आप हमें कुछ सुना दे। दोनों एक साथ सुना दे, हम दोनों को साथ सुन लेंगे। चलिए सुना। नहीं तो शायद टीवी पे आवाज अच्छी ना है।
अच्छा एक्चुअली ये ब्रेक के अंदर जब इतना फर्क नहीं पड़ता, देखिए टीवी पे हम भी तो बोल ही रहे हैं ना, इतना फर्क नहीं पड़ता। चले अच्छा लगा। अच्छा मेरा गला भी खराब है, मेरा आवाज बहुत, ये तो आपने बहुत बड़े सिंगर्स वाली बात कर दी है ना, बड़े सिंगर्स कहते हैं गला खराब है। इन दी एंड हम आपसे ये चाहेंगे, एक तो जो यंग प्लेयर्स या अभी प्लेयर्स नहीं है इनफैक्ट, उनके पेरेंट्स भी जो थोड़े हिचकिचाते हैं अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स करवाने से, कहीं को प्रोफेशनल करियर नहीं है और अच्छा भी नहीं समझा जाता, सो कॉल्ड ये कहा जाता है सोसाइटी के अंदर, तो वन बाय वन सबसे पहले जरलिश आप उनको क्या सजेशन दोगे, बिकॉज आपके फादर की बड़ी सपोर्ट रही है और अब माशाल्लाह आप इंटरनेशनल प्लेयर हो। ऑफ कोर्स पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग कहते हैं उनको, मतलब जो लोग नेगेटिव में कुछ भी कहें उनको आप इग्नोर करें, आप अपने एम पे फोकस रहें। आपके पेरेंट्स को चाहिए कि वो आप पे इन्वेस्ट करें, आपको सपोर्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ खुद मेरे मामा बाबा का सपोर्ट है, अगर वो ना होता तो शायद मैं इस लेवल पे भी ना आती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव होते हैं। हम लोग जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं बनू से, वहाँ पे लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वहाँ पे लोग मतलब शटल कॉक में घूमते हैं एंड मतलब तो वहाँ पे स्पोर्ट्स में लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो स्पोर्ट्स क्या खेलेंगी। उसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स ने हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, मेरे बाबा ने, मेरे मामा ने हमारे साथ हर टाइम एक साथ आते थे, जाते थे, हमारी ट्रेनिंग पे फोकस करते थे, हमें कहते थे कि लोगों को इग्नोर करो। तभी आप दोनों कामयाब हैं और हमें बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। हमारे पास टाइम कम है। जरलिश एंड संजिल, थैंक यू वेरी मच एंड यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपके जो भी प्लान्स हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और आपके वालिदैन को भी हम जरूर दाद देना चाहेंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। और आपने जिस तरह से कहा बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी, बट स्टिल दे मेड श्योर कि आप पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। संजिल और जरलिश हमारे साथ मौजूद थी, स्कॉच सिस्टर्स, इनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हम यही हैं। वेलकम बैक। अब बात करते हैं हम उर्दू अदब की शाहकार तसनीफ राजा गिद्ध और दीगर बेशुमार लाजवाल तसानीफ की खालिक बानो कुदसिया आपा की। उनकी आज सालगिरह मनाई जा रही है। बानो कुदसिया के रुखसत होने से नाजरीन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उर्दू अदब एक बेमिसाल और बेबदल मुसन्निफ से महरूम हो गया। 28 नवंबर 1928 को फिरोजपुर में पैदा होने वाली मशहूर नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा निगार बानो कुदसिया को बचपन ही से कहानियाँ लिखने का शौक़ था। आपने इंटरमीडिएट इस्लामिया कॉलेज लाहौर जबकि BA कनेट कॉलेज लाहौर से किया। 1950 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर मशहूर ज़माना अफसाना निगार और ड्रामा नवीस जनाब अशफाक अहमद साहब से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। बानो कुदसिया का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है, बल्कि कहा जाए कि उनके बगैर मुकम्मल नहीं होते उर्दू के अफसाने, तो गलत नहीं होगा। उनके अफसानवी मजमूओं में जो मुख्तलिफ तसानीफ़ हैं, बाज़ गश्त है, अमर बेल है, दस्त बस्ता है, सामान वजूद है, तवज्जो की ताले, बातिश ज़ेरपा और बहुत सारे बड़े नाम शामिल हैं उनकी तसानीफ़ के अंदर, जो कि अब तक भी जिनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। कई नावल भी तहरीर किए बानो आपा ने। उनका शोरा आफाक नावल राजा गिद्ध है जो कि उनके साथ साथ उर्दू अदब की भी पहचान बना और अपने मुनफरिद उसलूब की वजह से उर्दू के अहम और मुमताज़ नावलों में इसका शुमार किया जाता है। उनकी दीगर तसानीफ़ में एक दिन, शहर लाजवाल, मोम की गलियाँ, चहार चमन, दूसरा दरवाज़ा, हिजरतों के दरमियाँ और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि इसमें भी शामिल हैं जो बानो आपा ने तख्लीक किए। बानो कुदसिया ने टेलीविज़न के लिए भी कई यादगार और आपकी अदमी खदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आप तवील अलालत के बायस 4 फरवरी को लाहौर के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई और अपने महबूब शौहर अशफाक अहमद के पहलू में सुपुर्दे खाक कर दी गई। एग्जैक्टली। और इनकी जो मोहब्बत थी वो बड़ी दीदनी थी दोनों की। अल्लाह दोनों साहिबान को गरीक़ रहमत करे। अशफाक अहमद और बानो कुदसिया दोनों बहुत बड़े नाम थे, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए। मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में दोनों दफन हैं। इसी नोट के ऊपर जी प्रोग्राम हमारा आज का फाइनली खत्म हुआ। बहुत लंबा शो था लेकिन खत्म हुआ। कल फिर आएंगे हम इंशाल्लाह, देखिएगा।